Friends, we are doing class 9th subject science and we are doing chapter improvement in food resources animals. In previous session we have done improvement in food resources plants. Today we are going to start improvement in food resources animals. So firstly, what do you mean by animal husbandry? It is the branch of farming which deals with the rearing, feeding, breeding and caring of domestic animal is called animal husbandry. इसमें हम क्या करते हैं, एनिमल्स को पालते हैं, उनको किस तरह की डाइट देनी चाहिए, रिप्रोडक्शन का भी हम इसमें ध्यान रखते हैं और उसमें डोमेस्टिक एनिमल्स की केयरिंग भी की जाती है। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, प्रॉपर फीडिंग देते हैं हम एनिमल को, शेल्टर उनको रहने की जगह दी जाती है, प्रॉपर ब्रीडिंग ऑफ एनिमल, प्रिवेंशन और क्योर ऑफ एनिमल डिजीज़ को टाइम टू टाइम हमें डिजीज़ से प्रिवेंट करना है और ये हमारे लिए इकोनॉमिकल यूटिलाइजेशन के पर्पज़ से भी यूज़फुल होते हैं। नीड फॉर एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री की नीड क्यों होती है? क्योंकि इससे मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाता है, इट इंक्रीज़ एग प्रोडक्शन, इंक्रीज़ मीट प्रोडक्शन, इंक्रीज़ फिश एंड वूल प्रोडक्शन एंड मेक प्रॉपर यूज़ ऑफ एनिमल वेस्ट। उसके बाद आता है कैटल फार्मिंग। सो व्हाट डू यू मीन बाय कैटल फार्मिंग? कैटल हस्बेंड्री इज़ डन फॉर टू पर्पज़ के लिए हम करते हैं कैटल फार्मिंग, एक तो मिल्क के लिए और दूसरा ड्रॉट लेबर फॉर एग्रीकल्चर वर्क, दोनों ही ये हमारे काम आते हैं। अब मिल्क यील्डिंग एनिमल्स कौन से हैं जिनसे हमें दूध मिलता है? काऊ, बुफेलो, गोट एंड कैमल। अब काऊ की हमने देखनी है कौन कौन सी ब्रीड है काऊ की और उनसे हमें क्या मिलता है, ये क्या है सोर्स ऑफ मिल्क। तो 3 टाइप्स आती हैं इसमें, मिल्च ब्रीड, ड्रॉट ब्रीड और डुअल पर्पस। तो मिल्च ब्रीड कौन सी होती है, इसका हम दूसरा नाम कह सकते हैं डेयरी ब्रीड। तो मिल्क प्रोड्यूसिंग जो फीमेल हैं वो किसके अंदर आती है? मिल्च ब्रीड में। दूसरा आता है ड्रॉट ब्रीड जो हमारे फार्म लेबर या एग्रीकल्चर के अंदर भी काम आती हैं और डुअल पर्पस तो दोनों के काम आती हैं, मिल्च ब्रीड भी और ड्रॉट ब्रीड। फिर उसके बाद आता है मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड अपॉन ड्यूरेशन ऑफ लैक्टेशन पीरियड पे मिल्क प्रोडक्शन जो है वो डिपेंड करता है। पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर बर्थ ऑफ ए काफ, इसके अंदर एग्जांपल आ जाता है एक्सोटिक और फॉरेन ब्रीड आर सिलेक्टेड फॉर लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड के लिए कौन सी ब्रीड सिलेक्ट करते हैं? एक्सोटिक और फॉरेन ब्रीड। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड एनिमल शेल्टर, तो कौन कौन से करेक्टरिस्टिक होने चाहिए? जहाँ पर हमने इन पशुओं को ठहराना है उनका शेल्टर जो है क्लीन होना चाहिए, ड्राई और वेल वेंटिलेटेड हवादार होना चाहिए, उसमें एडिकेट सनलाइट आनी चाहिए और प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। जो भी एनिमल वेस्ट है उसका प्रॉपर डिस्पोजल का अरेंजमेंट होना चाहिए और एनिमल को हमें डिजीज से प्रोटेक्ट भी करना है। उसके बाद आता है फीडिंग ऑफ कैटल, कैटल को हमें कैसी डाइट देनी है? उनको हमें ऐसा फूड देना है जिसके अंदर एसेंशियल कंपोनेंट हों, जो कंपोनेंट किसके लिए ज़रूरी होते हैं? उनकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए और उनकी मेंटेनेंस ऑफ बॉडी ऑफ एनिमल। तो जो हम उनको देते हैं वो क्या होती है? उनकी फीड। तो ये फीड जो है इसके अंदर रिच होनी चाहिए, इट इज़ ऑफ 2 कंपोनेंट होते हैं इसके, रफेज और कंसनट्रेट। तो रफेज जो है वो तो होती है रिच इन फाइबर और दूसरा आता है कंसनट्रेट। कंसनट्रेट क्या होता है? इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस रिच इन 1 और मोर न्यूट्रिएंट्स, इसमें एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व हो सकते हैं और उसके अंदर फाइबर बहुत ही कम होता है और इसके अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन ज़्यादा। नेक्स्ट आता है डिजीज़ ऑफ कैटल, मतलब एनिमल्स जो हैं उनको डिजीज़ भी हो सकती हैं जो उनकी मिल्क की ईल्ड पे इफ़ेक्ट करती है और उससे उनकी डेथ भी हो सकती है। तो किस किस तरह की डिजीज़ हो सकती हैं? पैरासिटिक, इन्फेक्शियस डिजीज़ जो वायरस और बैक्टीरिया से होती है, इन्फेक्शियस मतलब कम्युनिकेबल डिजीज़, एंड नेक्स्ट आती है नॉन इन्फेक्शियस जिसको हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो भी वायरल या बैक्टीरियल डिजीज़ है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन देनी चाहिए। उसके बाद आता है प्रिवेंशन ऑफ एनिमल डिजीज़, एनिमल डिजीज़ से हमें कैसे प्रिवेंट करना चाहिए? उनका जो शेल्टर है जहाँ पर हम पशुओं को रखते हैं वो एयरी होनी चाहिए, हवादार होना चाहिए और लाइट का अरेंजमेंट होना चाहिए। एनिमल्स शुड बी गिवन न्यूट्रिटिव फूड टू इंक्रीज रेजिस्टेंट अगेंस्ट डिजीज़, उनको न्यूट्रिटिव पोषक तत्वों से भरपूर खाना देना चाहिए
जो जिसकी वजह से उनके अंदर डिजीज से लड़ने की क्षमता पैदा हो। एनिमल शुड बी गिवन क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पीने के लिए साफ़ पानी देना चाहिए, और टाइम टू टाइम उसके अंदर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना चाहिए ताकि जो भी पैरासाइट हैं जैसे लाइस है, माइट है, उससे हम इनको प्रोटेक्ट कर सकें। एनिमल शुड बी गिवन वैक्सीनेशन, तो उन्हें टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन भी देनी चाहिए। नेक्स्ट आता है ब्रीडिंग ऑफ एनिमल। तो क्या मीनिंग होता है? ब्रीडिंग मीन्स टू रिप्रोड्यूस। तो ब्रीडिंग हम किस लिए करवाते हैं? रिप्रोडक्शन इज डन टू ऑब्टेन एनिमल विद डिज़ायर्ड करेक्टरिस्टिक, कि उन एनिमल्स में जो भी हैं डिज़ायर्ड करेक्टरिस्टिक्स आ सकें। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पाउल्ट्री। सो क्या मीनिंग होता है पाउल्ट्री का? इट इज़ टर्म यूज फॉर डोमेस्टिक बर्ड्स, जिसके अंदर हम सारे बर्ड्स लेते हैं, डोमेस्टिक बर्ड्स जैसे कि चिकन, डक, और किस लिए? उनसे हमें एग मिलते हैं या फिर मीट। अब आती है नेक्स्ट पाउल्ट्री फार्मिंग। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पाउल्ट्री फार्मिंग? रियरिंग, ब्रीडिंग एंड केयरिंग ऑफ फाउल्स एंड बर्ड्स फॉर एग्स एंड मीट्स इज कॉल्ड पाउल्ट्री फार्मिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं? जो भी बर्ड्स हैं उनको पालते हैं, उनकी ब्रीडिंग का और केयरिंग का हम ध्यान रखते हैं ताकि हमें उनसे क्या मिलते हैं? एग और मीट। तो उसके बाद हम लेते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं हैन लेयर्स और चिकन ब्रॉयलर। तो क्या मीनिंग होता है? व्हाट डू यू मीन बाय हैन लेयर्स? जो एग लेइंग पाउल्ट्री बर्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं हैन लेयर्स। और व्हाट डू यू मीन बाय चिकन ब्रॉयलर्स? पाउल्ट्री बर्ड रियर्ड फॉर ऑब्टेनिंग मीट, जिनसे मीट मिलती है उनको हम बोलते हैं चिकन ब्रॉयलर्स। फिर आता है पाउल्ट्री केयर। पाउल्ट्री फार्मिंग रिक्वायर गुड केयर फॉर फूड, शेल्टर एंड प्रॉपर मेथड टू कंट्रोल डिजीज़। तो उसके अंदर हम ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, अच्छा खाना देना, शेल्टर का ध्यान रखते हैं और डिजीज़ से उनको प्रिवेंट करते हैं। डिजीज़ ऑफ पाउल्ट्री। तो पाउल्ट्री में जो डिजीज़ होती हैं वो वायरस से हो सकती हैं, बैक्टीरिया, फंगस एंड पैरासाइट। तो इसके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर हो सकता है? शेल्टर ऑफ पाउल्ट्री बर्ड्स शुड बी स्पेशियस, हवादार होना चाहिए शेल्टर उनका, जहाँ पर हमने उन्हें रखना है हवादार होना चाहिए, और प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए उसमें। शेल्टर ऑफ पाउल्ट्री बर्ड्स शुड बी क्लीन रेगुलरली, हमें रेगुलरली उसको क्लीन करना चाहिए। और गुड न्यूट्रिटिव हाइजेनिक फीड, क्लीन वाटर शुड बी गिवन टू पाउल्ट्री बर्ड्स को, हाइजेनिक साफ़ सुथरा खाना और क्लीन वाटर हमें देना चाहिए। पाउल्ट्री शेल्टर शुड बी फ्री फ्रॉम जो फ्लाइज, टिक्स, माइस, रैट्स, पैरासाइट से हमें उन्हें बचा कर रखना चाहिए। और पाउल्ट्री को हमें क्या करना चाहिए? वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम भी करना चाहिए और इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे भी करना चाहिए। नेक्स्ट वी आर डूइंग फ़िश प्रोडक्शन। तो फ़िश प्रोडक्शन अगर हम देखते हैं फ़िश में क्या होता है? फ़िश इज़ ए रिच सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन, सबसे ज़्यादा होता है। तो दो तरीके होते हैं फ़िश ऑब्टेन करने के, नंबर 1 कैप्चर फिशिंग और नंबर 2 कल्चर फिशरी। कैप्चर फिशिंग में क्या होता है? हम फ़िश को ऑब्टेन करते हैं नेचुरल रिसोर्स से। और कल्चर फिशरी क्या होती है? जो ऑब्टेन करते हैं फ़िश बाय फिश फार्मिंग इज़ नोन एज कल्चर फिशरी। अब इसमें आ जाते हैं मेराइन फिशरी और इनलैंड फिशरीज। तो व्हाट डू यू मीन बाय मेराइन फिशरीज? इसके एग्जांपल हैं प्रोम्फेट, बॉम्बे डक एट्सेट्रा। मेराइन फ़िश को हम कैसे पकड़ते हैं? हम फिशिंग नेट का यूज़ करके, फिशिंग बोट से और फिशिंग नेट के थ्रू हम जो है मछलियों को, मेराइन फ़िश को पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है इनलैंड फिशरी। इसके अंदर क्या होता है? ये एक तरह की कैप्चर फिशिंग होती है जिसको हम नेचुरल रिसोर्स से ऑब्टेन करते हैं। ये इनलैंड वाटर बॉडीज़ के अंदर की जाती है। इससे यील्ड जो होती है बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती। मोस्ट फिश प्रोडक्शन फ्रॉम दिस रिसोर्सेज थ्रू इनलैंड वाटर बॉडीज़ इज कॉल्ड एक्वाकल्चर। एक्वा मीन्स वाटर। जो भी फिश प्रोडक्शन होता है इनलैंड वाटर बॉडी से उसको हम बोलते हैं एक्वाकल्चर। तो इससे क्या होता है? फ़िश जो है इजीली लोकेट भी हो जाती है और इसको हम फिशिंग नेट के थ्रू पकड़ सकते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय मैरीकल्चर? मैरीकल्चर में क्या होता है? फ़िश कैन बी लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ, हम कैसे लोकेट करते हैं फ़िश को? सैटेलाइट के थ्रू या इको साउंडर्स के थ्रू। सो व्हाट डू यू मीन बाय पिस्सीकल्चर? पिस्सीकल्चर के अंदर क्या होता है? रियरिंग, ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशेस ऑन लार्ज स्केल अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, जिसके अंदर हम फिशेस को रियर करते हैं, पालते हैं, ब्रीडिंग, रिप्रोडक्शन का ध्यान रखते हैं और मैनेजमेंट करते हैं फिशेस का लार्ज स्केल पे, उसको हम बोलते हैं पिस्सीकल्चर। नेक्स्ट इज एपीकल्चर। सो व्हाट डू यू मीन बाय एपीकल्चर? रियरिंग ऑफ बीज फॉर ऑब्टेनिंग हनी
is known as apiculture. Honey has great importance for its medicinal value में तो important है ही. It is widely used in disorder related to digestion, vomiting, stomach और liver ailment में भी ये यूज़ होती है. Bee keeping has become an agriculture enterprise. बी कीपिंग नीड्स लो इन्वेस्टमेंट. इसके अंदर हमें कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और फार्मर्स के लिए ये यूज़फुल क्यों होती हैं, क्योंकि इनकम का ये जो है एडिशनल सोर्स भी है. अब हमें ये तो पता है कि बीज से हमें हनी मिलती है, तो इसके अलावा जो है इट इज़ ए सोर्स ऑफ वैक्स ऑल्सो, जिसका भी जो है मेडिसिनल इम्पोर्टेंस है. आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल इटालियन बीज. अगर हम देखते हैं इटालियन बीज, इसका सबसे ज़्यादा हनी कलेक्शन कैपेसिटी होती है और ये इट ब्रीड वेरी वेल. अब जो है वैल्यू या क्वालिटी ऑफ हनी, शहद की वैल्यू और क्वालिटी किस बात पर डिपेंड करती है? पास्चुरेज और फ्लावर जो भी अवेलेबल होता है बीज को फॉर नेक्टर के लिए, शहद के लिए, या फिर पोलन कलेक्शन जिसको हम कहते हैं परागकण की कलेक्शन के लिए. इन एडिशन टू एडिकेट क्वांटिटी ऑफ पास्चुरेज, एडिकेट क्वांटिटी मतलब अधिक मात्रा में पास्चुरेज या फ्लावर, द काइंड ऑफ फ्लावर अवेलेबल विल डिटरमिन द टेस्ट ऑफ हनी. मतलब जो हनी का टेस्ट है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? पास्चुरेज, या हम कह सकते हैं जो भी फ्लावर्स अवेलेबल होते हैं उसके ऊपर हनी का टेस्ट भी डिपेंड रहता है. तो स्टूडेंट्स, हमने अभी चैप्टर किया था इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. फर्स्टली वी हैव डन प्लांट्स, नाउ वी हैव डन improvement in food resources animals. So this chapter is completed here. So students, you can write important points in your note.